हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 87 है, यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी एनएमडीसी के मॉडल पेपर के 86 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लेनर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय गियर्स द अरेंजमेंट इज नोन एज स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर या स्पाइरल गियर। तो क्या बोल रहे हैं कि टू नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो एक दूसरे को, दोनों गियर एक दूसरे को काटते भी नहीं हो और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं हो। तो उस केस में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका स्पाइरल गियर। ठीक है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड एंड, यानी कि वो लॉकिंग डिवाइस कौन सा है जो कि आपका कहाँ पे यूज़ होता है? तो मरीन टाइप का जो कनेक्टिंग रॉड्स होता है वहाँ पे जो यूज़ होता है, तो वो कौन सा है लॉकिंग डिवाइस? जाम नट, कैशल नट, सॉन नट या रिंग नट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैशल नट की, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये आपका ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में बोल रहा हूँ, मतलब ऑटोमोबाइल में आपका सारा आ जाता है, बस, कार, बाइक्स, हर जगह में जो आपका जितने भी इक्विपमेंट है वहाँ पे आपका कैशल नट लगता है। अगर मैं बात करूँ मरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड की, तो वो आपका रिंग नट में यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये रिंग नट कैसा दिखता है? तो देखिए, ये रिंग नट है, इसका जो शेप होता है वो आपका रिंग की तरह होता है। रिंग जो हम, जो अंगूठी जिसको बोलते हैं, जो हम पहनते हैं, तो इस तरह का इसका शेप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिंग नट बोलते हैं। ये नट है, ये इसके थ्रेड्स हैं और ये इसके ऊपर में, बोल्ट के ऊपर में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस एज मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल इज कॉल्ड वर्किंग डेप्थ, क्लियरेंस, फेस विड्थ या बैकलैश। तो जो डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या बोल रहा है? इधर साइड में आपका टूथ स्पेस है और इधर साइड में आपका टूथ थिकनेस है, मतलब स्पेस बटे थिकनेस माइनस थिकनेस करने से क्या निकलेगा? तो वो निकलेगा आपका बैकलैश। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये बैकलैश कहाँ पे होता है? तो देखिए, बैकलैश जो है आपका, जब ये दो गियर जो आपके मैट यहाँ पे मिलेंगी, ये आपका पहला गियर है, इसमें से एक ऑपरेटिंग रहेगा और एक आपका नॉन ऑपरेटिंग रहेगा, तो ये दूसरा गियर है। तो ये जब दो गियर मिल रहे हैं, तो एक मिलने के बाद में एक फेस टच करता है, तो दूसरा फेस के बीच में थोड़ा गैप बच जाता है, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? तो बैकलैश बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम के थ्रू मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो आपकी पिक्चर है जो वो और अच्छी तरह से क्लियर हो और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग बेयरिंग विच ऑपरेट विदाउट एनी लुब्रिकेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी कि वो स्लाइडिंग बेयरिंग कौन सा है जो कि बिना लुब्रिकेशन के काम करता है? तो उस बेयरिंग को क्या बोलेंगे? जीरो फिल्म बेयरिंग, बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग, हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग या हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग। तो जीरो लुब्रिकेशन बोल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे लुब्रिकेशन प्रेजेंट नहीं है, तो लुब्रिकेशन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो आपका जीरो फिल्म बेयरिंग रहेगा। ठीक है, अभी नॉर्मली जो आपका ये बॉल बेयर है, ये आपका बॉल बेयरिंग बोलते हैं इसको। ये बॉल बेयरिंग में आपका, अगर मैं बोलूँ लिक्विड कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये आपके जो बॉल्स है, ये बॉल्स इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद में ये बॉल जब एक दूसरे पर रोटेट होते हैं, तो वहाँ पे इसको लिक्विड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर रोटेटिंग पार्ट में लिक्विड एज अ ग्रीस यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, यानी कि पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ में बोल रहा है, तो वो डेडेंडम होगा, अडेंडम होगा, क्लियरेंस होगा कि वर्किंग डेप्थ होगा? तो पिच सर्कल टू टॉप ऑफ टूथ, अगर टॉप मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा वो? तो वो आपका अडेंडम होगा। या फिर आपका पिच सर्कल टू बॉटम ऑफ टूथ आता है, यानी कि नीचे की तरफ आता, तो वो क्या होता है करेक्ट आंसर? तो वो डिडेंडम रहता है। ठीक है, तो अडेंडम और डिडेंडम में बेसिक डिफरेंस आपका यही है। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका मिडिल वाला डायग्राम है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका पिच सर्कल डायग्राम है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये आपका अडेंडम है, और ये जो सबसे नीचे वाला है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका डिडेंडम है। ये आपका नॉर्मल गियर डायग्राम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ गियर हैविंग इन्वॉल्यूट टीथ द नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट इज अ टेंजेंट टू द पिच सर्कल, बेस सर्कल, अडेंडम सर्कल या डिडेंडम सर्कल। तो जब कभी भी आपको इन्वॉल्यूट ट्यूथ से कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको याद रखिएगा कि जो अगर आपका कोई गियर नॉर्मल गियर बोल रहा है, तो वो कौन सा डायग्राम बनाएगा? तो वो आपका पिच सर्कल से रहेगा। पर जब कभी भी इन्वॉल्यूट टीथ रहेगा, तो वो आपका बेस सर्कल हो जाएगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी एक चीज़ और आता है कि जो आपका जो इन्वॉल्यूट गियर होता है, वो अगर आपका जो डायग्राम खींचेगा तो किस में खींचेगा? तो वो आपका स्ट्रेट लाइन में खींचेगा। ठीक है, ये जो आपका ब्लू कलर का जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसी को स्ट्रेट लाइन की वजह
से इसी को ही बेस सर्कल बोला जाता है। ये जिसको इंटरसेक्ट करती है ये सर्कल बेस सर्कल है। अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मेटल सुटेबल फॉर बेरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड, यानी कि ऐसे बेरिंग को क्या बोलेंगे जो कि लाइट लोड के लिए डिज़ाइन किया गया। लाइट मतलब हल्का, यानी कि जब कभी हल्का सा लोड लगे उस समय कौन सा बेरिंग यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, वाइट मेटल, मोनल मेटल या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। तो अगर लाइट लोड की बात करें तो लाइट लोड में आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता है, और अगर हैवी मेटल की बात करें तो हैवी लोड में वो आपका वाइट मेटल यूज़ होता है। अब ये आपका लाइट लोड का बेरिंग कैसा होता है, तो ये देखिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का जो बेरिंग होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है। आपका लाइट लोड और हैवी लोड दोनों के केस में बेरिंग सेम रहता है, पर इसका मटेरियल चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे किससे बना होता है, यहाँ पे ये आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना है, और अगर इसको हाई लोड के लिए डिज़ाइन करना होता है तो यहाँ पे ये वाइट मेटल से बनाते हैं। बस इतना डिफरेंस है, आपको यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग इन चारों में से कौन है, आपको ये बताना है। जर्नल बेरिंग, पेडेस्टल बेरिंग, कॉलर बेरिंग या आपका नीडल बेरिंग। तो देखिए एंटी फ्रिक्शन बेरिंग वो बेरिंग होता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए उसको एंटी फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग दो ही बेरिंग है, एक है आपका नीडल बेरिंग और एक है आपका रोलर बेरिंग। ठीक है, नीडल बेरिंग और रोलर बेरिंग दोनों जो आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर में आता है। और यहाँ पे जो भी आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका है नीडल बेरिंग का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे नीडल रहता है इसके अंदर में, ओके, इसलिए इसको नीडल बेरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन स्प्रिंग इंडेक्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वॉल स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज लीनियरली, डिक्रीज लीनियरली, रिमेन सेम या इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वॉल स्ट्रेस फैक्टर जो है जब कभी भी आप किसी भी स्प्रिंग का जो इंडेक्स है वो बढ़ा देंगे तो वो आपका एक्सपोनेंशियली मतलब अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल स्ट्रेस फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज 1/2 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या डबल ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो आपका हमेशा सर्कमफ्रेंशियल से हाफ होता है, मतलब आधा होता है। ठीक है, वहीं अगर ये क्वेश्चन को उल्टा कर दे यानी कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूडनल में आने को है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ओके, एक के केस में डबल हो जाएगा सर्कमफ्रेंशियल टू लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल से सर्कमफ्रेंशियल आएंगे तो वो हाफ हो जाएगा, हाफ यानी कि आधा हो जाएगा। तो अभी देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, तो ये देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ जहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्क्रू विल बी सेल्फ लॉकिंग, यानी कि कोई स्क्रू है वो सेल्फ लॉकिंग कब होगा, जब उसका फ्रिक्शन एंगल इज लेस देन हेलिक्स एंगल, फ्रिक्शन एंगल इज मोर देन हेलिक्स एंगल, फ्रिक्शन एंगल इज इक्वल टू हेलिक्स एंगल या इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू इज 100%। तो स्क्रू विल बी सेल्फ लॉकिंग कोई स्क्रू रहता है वो कब रहता है, तो जब कभी उसका फ्रिक्शन एंगल जो है वो आपका हेलिक्स एंगल से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं आपका जो स्क्रू होता है, नॉर्मली स्क्रू क्या होता है। तो देखिए ये स्क्रू है, स्क्रू कुछ इस तरह दिखता है। ये यहाँ पे जो आप ये डायग्राम में या जो आप स्लॉट देख रहे हैं, इस स्लॉट में आपका एलन की बोलते हैं कि इक्विपमेंट रहता है जो एलन की रहता है जो इसके अंदर में फिक्स होता है, इसके थ्रू ही इस बोल्ट को टाइट किया जाता है। जो आपका स्लॉट है ये आपका ग्रूव अंदर जाता है, ये आपका किसी भी मेटल के अंदर में जाता है, ये आपका पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है स्क्रू का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल। तो जो आपका शेयर स्ट्रेस थ्योरी है वो किसके लिए यूज़ होती है, तो शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगर आपका डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये, तो आप डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, आपका जो कर्व है वो एक पोजीशन में एक इलास्टिसिटी रहता है, उसके बाद में ये आपका डक्टाइल हो गया। ठीक है, ब्रिटल में क्या है कि थोड़े दूर जाने के बाद में ही वो ब्रेक हो जाता है, तो आपका ये पोजीशन में एंड हो जाता है। ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये अपना मटेरियल जो है ब्रेक कर देता है। ठीक है, पर जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी दूर तक जाने के बाद ब्रेक होता है। ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट भी दिया है स्ट्रेस का, और ये आपका ब्रिटल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि सरफेस फिनिश फैक्टर फॉर अ मिरर पॉलिश मटेरियल, यानी कि किसी भी मिरर पॉलिश मटेरियल का सरफेस फिनिश फैक्टर कितना होता है, 0.45, 0.65, 0.85 या 1। तो 13 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1। तो सरफेस फिनिश फैक्टर जो है किसी भी मिरर पॉलिश मटेरियल का 1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विथ, यानी कि किसी भी लो एंड मॉडरेट मतलब कि निम्न और मध्यम गति के जो इंजन होते हैं उसमें जो कैम एंड फॉलोवर यूज़ होता है वो उसमें कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन या साइक्लॉइडल मोशन। तो लो एंड मॉडरेट के साथ साथ लो एंड मॉडरेट के अलावा एक और आता है आपका हाई स्पीड। ठीक है, तो हाई स्पीड जब कभी भी देगा तो वहाँ पे आपका साइक्लॉइडल मोशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस ऑफ हाई स्पीड। पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लो एंड मॉडरेट स्पीड। तो लो एंड मॉडरेट के केस में आपको ओनली सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अभी देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ क्या है, देखिए ये सिंपल हार्मोनिक का ग्राफ है। सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है, एक बार मैक्सिमम लिमिट में आता है, फिर अचानक से मिनिमम लिमिट में आएगा, फिर अगेन ये उठ के मैक्सिमम लिमिट पे जाएगा, फिर अगेन ये मिनिमम लिमिट पे आएगा, फिर ये अगेन मैक्सिमम मिनिमम, और ये कर्व इसी तरह चलता रहता है। ओके, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि इफ़ अ बेयरिंग इज डिजाइन बाय द नंबर ऑफ 305 इट इज़ मीन दैट द बेयरिंग इज ऑफ, यानी कि मान लीजिए ये आपके पास में एक बेयरिंग है और इस बेयरिंग में कहीं पर एक नंबर लिखा है और नंबर क्या है वो 305। तो इस 305 का मतलब क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है और काफ़ी टफ पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लाइट सीरीज होज बोर इज़ 5 mm, यानी कि जो बेयरिंग है वो लाइट सीरीज़ का है और उसका जो बोर है, बोर मतलब इंटरनल डायमीटर, ये जो है ये आपका बोर है। ठीक है, वो 5 mm है। ये लाइट सीरीज होज बोर इज़ 25 mm, या मीडियम सीरीज होज बोर इज़ 5 mm, या मीडियम सीरीज होज बोर इज़ 25 mm। तो जब कभी भी आपका नंबर 305 लिखा रहेगा तो मतलब ये है कि वो उसका मीडियम सीरीज है और उसका बोर का जो डायमीटर है वो कितना है, 25 mm। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि इन ऑर्डर टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय हार्डनिंग द स्टील द प्रोसेस यूजुअली अडॉप्टेड इज, यानी कि कभी भी किसी भी मटेरियल की अगर हमको इंटरनल स्ट्रेस रिलीज़ करना है तो उस केस में कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग या स्फेरोडाइजिंग। तो कभी भी इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है, तो टेम्परिंग देखिए बेसिकली क्या होता है टेम्परिंग में कि एक टेम्परेचर तक इसको राइज करते हैं, हीटिंग करते हैं, उसके बाद में उसको सडन कूल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर में जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस होंगी वो रिलीज़ हो जाएंगी, उसके बाद में आपको जो हाई क्वालिटी का स्टील प्राप्त होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्हेन कार्बन इज इन द कास्ट आयरन इज प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि आपका जो कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है, कास्ट आयरन में बेसिकली कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो बेसिक डेफिनेशन आपका स्टील और कास्ट आयरन में यही है कि स्टील में जो कार्बन परसेंट होता है वो मोर लेस देन 2% होता है, वहीं कास्ट आयरन में ये मोर देन 2% होता है। तो मोर देन 2% है, लेस देन 6.67। तो मतलब मैक्सिमम आपका जो कार्बन परसेंटेज जाता है कास्ट आयरन में वो 6.67% तक जाता है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो ही जो कार्बन जो है आपका कास्ट आयरन में वो ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो कास्ट आयरन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर, वाइट कलर, येलो कलर या ब्राउन कलर। तो जब कभी भी ग्रेफाइट के फेस शेप में आएगा तो वो हो जाएगा आपका ग्रे कलर। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी ग्रे कलर देखिए, तो ये मैंने जस्ट एक ग्रे कलर का सैंपल लेके आया है कि ग्रे कलर कैसा दिखता है, तो ये ग्रे कलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में कि रिवेट हेड यूज्ड फॉर बॉयलर प्लेट रिवेटिंग इज यूजुअली स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर शंक हेड या कोनिकल हेड। तो क्या बोल रहा है कि जो आपका बॉयलर प्लेट होता है, बॉयलर का जो प्लेट होता है उसकी जब हम रिवेटिंग करते हैं तो उस समय उसमें कौन सा हेड यूज़ करते हैं, ये हेड है। ठीक है, ये नॉर्मली जो आपका हेड है बोल्ट के ऊपर में लगा रहता है, तो ये नॉर्मल हेड है जो आपका हेक्सागोनल शेप में, किस शेप में है ये, तो ये आपका हेक्सागोनल में है। पर हेक्सागोनल शेप में आपका बॉयलर प्लेट में यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कौन से हेड में करते हैं, तो वहाँ पे हम स्नैप हेड में करते हैं। तो 18 का ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि 18.8 स्टील कंटेंस, यानी कि 18.8 स्टील दिया है, वहाँ पे 18.8 का मतलब स्टील का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 18.8 का मतलब क्या है, 18% निकल 8% क्रोमियम, या 18% क्रोमियम 8% निकिल, 18% निकिल एंड 8% वेनेडियम, या 18% वेनेडियम एंड 8% निकिल। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में बेसिकली डेफिनेशन क्या है, तो ये देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लिए कि स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ कहाँ होता है, तो आप घरों में जितने भी बर्तन यूज़ करते हैं वो किसके बने रहते हैं, तो वो आपके स्टेनलेस के ही बने रहते हैं। ठीक है, और स्टेनलेस के जो बने हुए बर्तन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के रहते हैं। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यही है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक आपको देते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस की बात हो गई। पर अगर मैं बात करूँ स्टेनलेस स्टील की तो ये तीन मटेरियल से बन के बनता है। क्या क्या है वो आपका, निकिल, क्रोमियम और वेनेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 18 के केस में वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18% क्रोमियम और 8% आपका निकिल है। ठीक है, वैनेडियम अगर आते तो वो आपका 1% रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि ए लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर्स इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस। तो ऐसा कोई भी लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस को जो कि आपका कॉन्टैक्ट होता है दो मेंबर के बीच में, उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? तो उस स्ट्रेस को हम बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि मेटल सुटेबल फॉर बेयरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। हमने इसी वीडियो के शुरू में इस क्वेश्चन को अटेंड किया था, जहाँ पे हमने हैवी की जगह क्या था, वहाँ पे लाइट लोड था। तो लाइट लोड के समय मैंने आपको बताया था कि लाइट लोड में आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज और हैवी लोड में आपका वाइट मेटल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये आपका हैवी जो मैंने आपको बताया था, हैवी और जो लाइट है उसमें बेसिक डिफरेंस बस यही है कि एक की जगह किसका बना रहता है, वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, और एक में आपका वाइट मेटल। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि फॉर हार्डनिंग एलॉय स्टील एंड हाई स्पीड स्टील दे आर हीटेड टू 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी हार्डनिंग एलॉय स्टील के लिए जो हाई स्पीड स्टील होता है वो कहाँ तक हीट किया जाता है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल कपलिंग इज़ यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट, यानी कि जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है वो किन दो शाफ्ट को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है? कि जो शाफ्ट विच आर परफेक्टली अलाइन, यानी कि जो बिल्कुल एक लाइन में हो, या विच आर नॉट इन एग्जैक्ट अलाइनमेंट, या हैव लेटरल मिस अलाइनमेंट, या होज एक्सेस इंटरसेक्ट एट अ स्मॉल एंगल। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होज एक्सेस इंटरसेक्ट एट अ स्मॉल एंगल। तो यहाँ पे जो देखिए आपका यूनिवर्सल कपलिंग, ये देखिए यहाँ पे इसका एंगल अलग है, इसका एंगल एक्सेस अलग है, तो ये एक एंगल बना रहा है। फिर वो एंगल कितना भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो, पर वो एक एंगल में अगर बना रहा है तो वो क्या रहेगा, वो आपका यूनिवर्सल कपलिंग कहलाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, तो वो है आपका हुक्स जॉइंट। ठीक है, अब ये हुक्स जॉइंट कहाँ पर यूज़ होता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमोबाइल या ट्रैक्टर के पीछे में लगा रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यूलर फार्मूला या यूलर फार्मूला फॉर माइल्ड स्टील कॉलम इज नॉट वैलिड इफ द सिलेंडरनेस रेशियो इज 60, 90, 100 या 120। तो क्या बोल रहा है कि यूलर फार्मूला जो है आपका कब वैलिड नहीं होता है? तो यूलर फार्मूला के केस में क्या करेक्ट है कि अगर वो लेस देन 80 है तो वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन 80 एक ही वैल्यू है और वो क्या है 60, 90 आपका 80 से ज़्यादा है, 100 आपका 80 से ज़्यादा है और 120 भी आपका 80 से ज़्यादा है। तो 60 इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का कि टेपर की विच फिट हाफ इन द कीवे ऑफ द हब एंड हाफ इन द कीवे ऑफ अ शाफ्ट इज नोन एज, यानी कि ऐसा की जिसका जो आधा जो है हाफ जो आपका की में रहेगा और आधा जो आपका हब में रहेगा, उसको कौन सा की बोलेंगे? संक की, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की या टेंजेंट की? तो उसको हम बोलते हैं तो वो कहलाता है आपका शंक की। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में जो एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ये मैंने नीचे आंसर की भी दे के रखा है, ताकि अगर आपको बाद में फ्यूचर में पीडीएफ के थ्रू पढ़ना हो या पीडीएफ के थ्रू रिवीजन करना हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा।